गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमताओं को हम डिस्कस कर रहे थे और उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि आप पहचानेंगे कैसे बच्चे को, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं या क्या लक्षण होते हैं, चाहे वो उसके बिहेवियर में हो, चाहे वो उसके किसी और मतलब दिमाग से रिलेटेड हो, मेंटल डेवलपमेंट में हो, सभी चीज़ों में। देखो एक बार चल पा रहा है या नहीं। हाँ जितना, बिल्कुल बिल्कुल अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ एक बार। और कमेंट्स पे हम लोग कम ध्यान देंगे। फोकस किस पे रहेगा आज? फोकस रहेगा आपके टॉपिक पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कल हमने बात की थी, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर ही टॉपिक चल रहा है। आज बिल्कुल भी ठीक फील हो नहीं रहा है, बट अगर ठीक रहा सब कुछ तो कल सैटरडे है, एक क्लास लगवा करके हो सकता है ये टॉपिक मैं खत्म ही करा दूं कल, इंक्लूसिव एजुकेशन। बट अभी पता चल जाएगा वो आपको, मैं एक बार टीम को बोलूंगी तब फाइनल हो पाएगा। खैर फटाफट से चलते हैं और समझते हैं इसको। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बौद्धिक क्षमताएं अक्षमताएं जिन बच्चों को होती हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो बिहेव कैसे करते हैं, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो बाकियों से अलग कैसे हैं, इस पर बात करेंगे। वत्सला कई लोग तो रोने लग जाते हैं, छुट्टी होती है आजकल, आंसुओं से रोते हैं वो। खैर कोई बात नहीं, देखो एक बार। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमताओं की जो विशेषता है उन पे बात करेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शरीर में कैसे दिखते हैं, दिमाग में कैसे, बिहेवियर में कैसे, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि मैं बात करूं, यानी शारीरिक विशेषताओं की यदि हम बात करें, शारीरिक विशेषताओं की यदि हम बात करें तो एक परेशानी होती है माइक्रोसेफेली, जिसको बोलते हैं। माइक्रोसेफेली का मतलब है एबनॉर्मली स्मॉल हेड, यानी बच्चे का जो सर है वो कुछ ज्यादा ही छोटा होगा, एबनॉर्मल रूप से छोटा होगा। एक होता है किसी का सर थोड़ा सा छोटा हुआ, किसी का जो ये ब्रेन का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है या मीडियम होता है, नॉर्मल ये सब चलता है। लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल जैसा या एबनॉर्मली स्मॉल हेड, बच्चे की बॉडी इतनी बड़ी और इतना सा सर है, तो इस प्रॉब्लम को माइक्रोसेफेली कहते हैं। ऐसे बच्चे को देख के आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि इसको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, ये इंटेलेक्चुअली प्रॉब्लम में पड़ने वाला है, ठीक है, या इसको ये परेशानी है। दूसरी चीज होती है हाइड्रोसेफेली। माइक्रो का मतलब था, सेफेल का मतलब होता है खोपड़ी। खोपड़ी का साइज यदि बहुत छोटा है तो वो माइक्रोसेफेली, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी चीज है हाइड्रोसेफेली, मतलब ज्यादा बड़ा हो जाना साइज ब्रेन का। एबनॉर्मली लार्ज हेड फिल्ड विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएफएफ बोलते हैं। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ओके ओके होता है, लेकिन इसका एक्सेस होना क्या कहलाएगा? हाइड्रोसेफेली कहलाएगा, क्योंकि ये वो फ्लूइड होता है एक तरह का जो हमारे ब्रेन और हमारी स्पाइन में भरा हुआ रहता है और सपोर्ट करता है हमारे ब्रेन को और स्पाइन को। लेकिन अगर ये ज्यादा है और ब्रेन का साइज भी बहुत ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होगी? हाइड्रोसेफेली, यानी बहुत ही अजीब सा बड़ा सा सर होगा बच्चे का दिखने में। तब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं ऐसे बच्चे के। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म। ड्वार्फ लाइक, छोटा सा पतला सा थिन, बिल्कुल छोटी हाइट, आईलिड्स जो हैं वो बहुत मोटी मोटी, स्लीपी अपीयरेंस, ऐसा लगता है जैसे सोता हुआ सा हो, एबनॉर्मल दिखाई पड़ता है, जिसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसमें ड्वार्फिज्म वो आएगा भी, डाउन सिंड्रोम भी आ सकता है। ठीक, वो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का फ्लैट फेस रहता है, आंखें भी चपटी रहती हैं, उस तरह से। फिजिकल डेवलपमेंट एट स्लोअर रेट, ऐसे बच्चों का जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेडनेस है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं बाकी अपनी उम्र के बच्चों से। क्या होता है? इनका शारीरिक विकास बहुत धीमे होता है अपनी उम्र के बाकी बच्चों से। मतलब एक बच्चे की हाइट हो गई 3 फीट, इनकी उम्र के ही, मान लो 5 साल का बच्चा है, 3 फीट हाइट है, या हो सकता है 6 साल का बच्चा है। एक बच्चा है जो 5 साल का ही है लेकिन उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, बहुत दुबला पतला, बातें करने में भी आपको पता लग रहा है, हाइट भी बहुत कम है। ये सारी चीजें मे मैनिफेस्ट एक्यूट और क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम, यानी बहुत गहरी परेशानियां इनको हेल्थ रिलेटेड हो सकती हैं। जिस बच्चे को ज्यादा समस्याएं रहती होंगी उसके ऑब्वियसली हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये वो सारी चीजें, ये वो सारे शारीरिक लक्षण हैं जिनके बेसिस पे आप आइडिया लेंगे कि बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़े संध्या। इसी में एक चीज होती है डाउन सिंड्रोम। ये भी फिजिकली आप बच्चे को देख के बता देंगे, हालांकि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी क्रोमोसोम्स यानी कि हमारे गुणसूत्र से आता है, हेरिडिटी से आता है। ठीक है, हमारे हेरिडिटी से आता है डाउन सिंड्रोम, जिसको ट्राइसोमी 21 कह देते हैं। ये पूछ लिया जाता है कई बार, ध्यान से समझ लीजिएगा। ट्राइसोमी 21, हमारे टोटल गुणसूत्र की जो संख्या है 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, माता और पिता से मिलाकर के 23 पेयर होते हैं, जिसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे, गुणसूत्र जिनको हिंदी में हम कह देते हैं। ठीक है, अब इस ट्राइसोमी 21 में क्या है, जो 21वां गुणसूत्र है उसमें कुछ एक्सटर्नल मटेरियल बन जाता है, और ये जो पेयर है इसमें गड़बड़ होकर के ये 47 होते हैं क्रोमोसोम टोटल नंबर डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में, यानी एक एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इनमें डेवलप हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। नॉर्मल केस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें 47 हो सकते हैं। 21वें गुणसूत्र में दिक्कत आ सकती है। हाँ, इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। इससे होगा क्या, जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का पेयर, मतलब पेयर में से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल निकल गया, ठीक से नहीं बनी चीजें, तब क्या होगा? थिक फिंगर्स, फिंगर्स मोटी मोटी हो सकती हैं, आप देख रहे हो, थिक फिंगर्स, मून शेप्ड आईज, आई की जो शेप है वो मून के जैसी है, नॉर्मल जैसी हमारी होती है वैसी नहीं है। ठीक, जनरली सबकी होती है जैसी। शॉर्ट नोज, नाक देखो कितनी छोटी है। ठीक, ये सब लक्षण है। अनकवर्ड माउथ, माउथ प्रॉपर ठीक से जो शेप है वो नहीं होती वैसी जैसी हमारी सबकी होगी। पैर चपटे हो सकते हैं, फ्लैट फेस हो सकता है बिल्कुल, है ना। ये सारी, स्मॉल नोज, कान भी छोटे छोटे,
फिफ्थ फिंगर जो है वो बेंट होगी, हल्की सी झुकी हुई होगी, मोटी फिंगर्स होंगी। इनको बेसिकली ब्रेन में भी प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है, इनको बहुत सारी दिक्कतें होती है, मेमोरी से समझने से रिलेटेड। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब बच्चे को समझ में नॉर्मल पेस पे नहीं आएगा जैसा नॉर्मल केस में आता है डाउन सिंड्रोम के अंदर। ठीक है जी, ऋचा अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी में आप खुद लिखिए, फिफ्थ क्लास में तो हम डिस्कशन कर नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए एक बार, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शारीरिक तौर पे हमको दिखने में पता लग जाए कि समस्या है कहां। ठीक है, उसमें हमने समझा कई सारे, एक तो होता है हमारा सर का छोटा होना, बड़ा होना, फिजिकल डेवलपमेंट देरी से होना, इसके अलावा जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था जिसको डाउन सिंड्रोम हम कह रहे हैं, उसमें भी शरीर की शेप अजीब सी हो जाती है, ये सारी चीजें होती हैं विकास। ठीक है, गुलनेहा हैप्पी बर्थडे भाई, पढ़ाई पे फोकस करते हैं थोड़ा सा, ऑलरेडी चीजें ठीक नहीं है। मेंटल, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मेंटल मतलब मानसिक रूप से कुछ लक्षण दिमाग के लेवल पे दिखेंगे, बौद्धिक बुद्धि के स्तर पे दिखेंगे, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, तर्क, इन सब में कॉग्निशन। अब इसको चाहे हम मेंटल कैरेक्टरिस्टिक बोलें, चाहे हम इंटेलेक्चुअल बोलें, चाहे हम कॉग्निटिव बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं इनमें से। ठीक है जी, स्ट्रेस में नहीं यार, मेरी तबीयत एकदम से अजीब हो गई है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है और फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अभी। खैर देखो, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, यानी अटेंशन का जो स्पैन होगा वो कम देर तक दिमाग को एक जगह पे टिका के नहीं रख पाते ज़्यादा देर तक, इनका अटेंशन स्पैन छोटा होता है। जैसे मान लो इनके लिए 10 मिनट भी भारी हो जाएगा, नॉर्मल बच्चा आधे घंटे 1 घंटे बैठ सकता है। तो शॉर्ट अटेंशन स्पैन, इनका ध्यान ज़्यादा देर तक एक चीज़ पे नहीं लग पाता, इनका अटेंशन एक चीज़ पे नहीं टिक के रह पाता। पुअर जजमेंट, जजमेंट लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, इनसे खुद के डिसीजन नहीं हो पाते, ये कोई और इनके लिए डिसीजन ले ले वो वाली स्थिति से बन जाती है। पुअर रीजंस एंड अंडरस्टैंडिंग, पुअर रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो तर्क करने की क्षमता है, रीजन करने की क्षमता है, वो इनमें कम होती है, समझने की क्षमता चीज़ों को कम होती है ना। फिर है स्लो इन लर्निंग, यानी धीमे सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, स्लो पेस पे सीखते हैं। पुअर लिसनिंग, ठीक से सुन के समझ नहीं पाते, ठीक से सोच नहीं पाते, ये सारी मेंटल एबिलिटीज हैं जिसमें दिक्कत इनको आती है। तो अगर ये लक्षण बच्चे में हैं तो आप पहचान सकते हैं कि बच्चे को क्या है, कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। स्नेहा कह रही है क्रेटेनिज्म फिर से समझा दीजिए। ठीक है, मैं समझा देती हूँ, देखो एक बार बैठ के डिस्कशन करेंगे आज तो भाई, समझ लो यार, ये टॉपिक हो जाएगा ऑलरेडी काफी। क्रेटेनिज्म पे थे ना हम लोग। देखो क्रेटेनिज्म में कुछ नहीं था, ड्वार्फ लाइक मतलब बोनापन, थिक स्किन, शॉर्ट एंड स्टबी एक्सट्रीमिटीज, जो बाहर के ये वाले पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ही छोटे और अजीब से हो सकते हैं, आईलिड्स मोटी हो सकती हैं, सोता हुआ सा लगेगा आपको बच्चा, बिल्कुल सुस्त लगेगा, ये सारी चीजें हैं और कुछ नहीं है उसमें अलग से। ये थे मेंटल या इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पुअर एट एब्स्ट्रैक्शन, इसको कोई चीज इमेजिनेशन के लिए कहो इसको दिक्कत होगी बच्चे को, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं समझ पाता, जो चीजें टच और फील की जा सकती हैं, जो चीजें कॉन्क्रीट हैं उनको ये समझ पाएगा, एब्स्ट्रैक्ट चीजों में बच्चों को होगी दिक्कत, है ना। एब्स्ट्रैक्ट चीजों में बच्चे को दिक्कत होती है, ये एक बेसिक बात है। गॉड, ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट चीजों में दिक्कत होगी जी नीलू। चलिए समझ लेते हैं कुछ चीजों को, कोई बात नहीं, ये वाला करते हैं इसको कंप्लीट। देखो एक बार, हम बात कर रहे हैं कि मेंटली क्या लक्षण हो सकते हैं। तो एक तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें समझने में इसको दिक्कत होगी, मतलब अगर आपने चीजें ऐसी थी सिर्फ आपने बता दिया और दिखाई नहीं चीजें, या टच और फील करने को कॉन्क्रीट मटेरियल इनको नहीं मिला, तो इनको समझ में कम आएगा। अमूर्तता, अमूर्तता होती है जो चीजें आपके सामने ना हो, जिनको टच और फील करके ना देखा जा सके, जो इमेजिनेशन में हो। ठीक है जी। पुअर मेमोरी, इनको चीजें ठीक से याद नहीं रहती, मेमोरी इनकी पुअर होती है। फिर है लैक ऑफ मोटिवेशन, सही बात है दीपिका, लैक ऑफ मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा की कमी, ज्यादा मोटिवेटेड ये फील नहीं करते, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन की कमजोर होती है वैसे, बिल्कुल। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, कुछ नया सोचना इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, फिर है स्लो रिएक्शन, चीजों को लेकर इनसे आप कुछ चीज पूछोगे ये बहुत धीमे से रिएक्ट करते हैं, कई बार इनको समझ में भी नहीं आता। ठीक है जी। फिर है एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, इनको क्लियर नहीं होती चीजें। आपने कई लोग देखे होंगे जिनको क्लियर होती हैं चीजें, जिनको पता होता है वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं होते, इनको क्लैरिटी की कमी होती है। हाँ बिल्कुल, जो बच्चा मान लो एक क्वेश्चन आपने दिया उसमें डिजिट चेंज कर दी वो भी ना कर पाए तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। फिर है पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंखों का हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे लिखना हुआ या कोई और एक्टिविटी करनी हुई फिजिकल, उनमें भी इनको दिक्कत होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब है कुछ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्यवहार संबंधी विशेषताएं, मतलब इनके व्यवहार में क्या दिखेंगे। मतलब क्या हुआ इस बात का, भाई इस बात का मतलब ये हुआ, अभी हमने बात की थी शारीरिक रूप से, फिर हमने बात की मेंटल यानी दिमाग के रूप पे, फिर इसके बाद अब हम बात करें बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी व्यवहारात्मक विशेषताओं की। व्यवहार में इनके कुछ चीजें दिखेंगी, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये जो थी, माल अडेप्टिव बिहेवियर,
है ना। रेपिटेटिव बिहेवियर, माल एडेप्टेड, मतलब ये चीजें ना ठीक से सीख नहीं पाते, इनके व्यवहार में दिखता है कि गड़बड़ है ना। कई बार गलत सलत भी कुछ भी, मतलब बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं होता। फिर है रेपिटेटिव होते हैं, बार बार सेम चीज को रिपीट करते हैं। एज इन एप्रोप्रिएट, अपनी एज के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज नहीं कर पाते। एक 10 साल के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट तो करते हैं कि वो पानी लेके खुद पी ले, उसको 2+2 बताओ तो वो 4 कर दे। ये उतने लेवल का काम भी नहीं कर पाते जो इनकी एज से एक्सपेक्टेड होता है। इनकी एज के बाकी बच्चे इनसे कहीं आगे होते हैं, ये नहीं कर पाते कोप अप। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड सोशल स्किल्स, इमेच्योरिटी इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस। यानी सोशल स्किल्स तो बहुत खराब होती है, ये बात हमने कल भी की थी कि सोशल स्किल्स इनकी अच्छी नहीं होती, समाज में इनको इंटरेक्ट करना उतना आसान नहीं है, ये प्रैक्टिकली एडजस्ट नहीं कर पाते ग्रुप्स में, अकेला रहना ज़्यादा ठीक लगता है इनको। ये सारी चीज़ें हैं बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक में, व्यवहार के आस्पेक्ट में। आगे बढ़ेंगे, हो जाएगी क्लास, कोई बात नहीं, बैठ के आराम से समझ लेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। देखो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंडिंग सोशल सिचुएशंस, यानी जो सामाजिक सिचुएशंस हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, क्यों हो रही हैं, इनको समझ में नहीं आता। लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन भी। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, फ्रस्ट्रेशन हम सभी के सामने आती है लाइफ में, इनसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो पाती वो। अगर फ्रस्ट्रेशन की जो सहन करने की क्षमता है वो इनकी कम होती है। पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज, मैं कौन हूँ, ये इनका खराब होता है, ये बहुत अच्छा फील नहीं करते अपने बारे में, मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। जिसका सेल्फ का कॉन्सेप्ट मैं हूँ कौन, जिसकी सेल्फ इमेज ही अच्छी नहीं होगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप खराब हो जाएगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इनमें होती हैं। फिर ऊपर से आसपास का माहौल भी इनको सपोर्ट नहीं करता। कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्यवहारात्मक या संप्रेषणात्मक जो विशेषताएं हैं। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करने में इनको दिक्कत होती है। डिस्प्ले लिमिटेड वोकैबुलरी, इनको 2, 4, 6, 10, 20 शब्द ही आते हैं, मतलब जितनी नॉर्मल वोकैबुलरी होती है इनकी वोकैबुलरी कम होती है। वोकैबुलरी बोले तो शब्द भंडार, लिमिटेड वोकैबुलरी का मतलब है इनके पास शब्द कम होते हैं। जैसे मेरे और आपके पास हो सकता है हम एक चीज को कहने के 70 तरीके 70 शब्द यूज कर लें, लेकिन जिस बच्चे को कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है हो सकता है कि वो ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना कर पाए। ठीक। फिर है डिलेड इन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा में और भाषा के विकास में, बोलने में भी इनको टाइम लगता है। जैसे एक बच्चा है जो 1 साल में बोलना शुरू कर दिया, और एक बच्चा है जो 3 साल का हो गया, अभी भी एक शब्द नहीं बोल रहा। तो अपनी एज से जो स्पीच, डिलेड स्पीच, बोलना भी देर से शुरू करते हैं, और भाषा का विकास भी बहुत धीमे होता है। डिस्प्लेज आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, यानी आर्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेट होता है अपनी बात को अच्छे से कह पाना, इनमें इस चीज की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। लिमिटेड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, लिख के कम्युनिकेट करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। कितना बड़ा है प्रीति आपका बच्चा? नहीं, हार्मोनल नहीं होता, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल होता है, गुणसूत्र की वजह से होता है, जेनेटिक होता है। ठीक है। क्या कह रहे हो सीमा जी, बताओ, इतनी बात क्लियर है? एक आध शब्द तो बोल लेता होगा, नहीं? डॉक्टर को दिखाओ एक बार। ठीक है जी। हाँ, इनके लिए लिख करके कम्युनिकेट करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले ही इनकी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है, और लिख के कम्युनिकेट करना तो इनके लिए और मुश्किल काम बन जाएगा। नेक्स्ट है स्लोअर प्रोसेसिंग ऑफ क्वेश्चंस ऑफन रिजल्टिंग इन डिलेड रिस्पॉन्सेज, यानी इनसे आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो इनको टाइम लगता है, मतलब ठीक है आंचल, इनको टाइम लगता है। स्लोअर प्रोसेसिंग ऑफ क्वेश्चंस ऑफन रिजल्टिंग इन डिलेड रिस्पॉन्सेज, मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ये बहुत देर तक तो प्रोसेस करेंगे कि पूछा क्या है, फिर उसके बाद बहुत देर बाद रिस्पॉन्स देंगे। ठीक। फिर है पुअर स्पीच, देखो एक आध लक्षण अगर आपको अपने बच्चों में दिख रहा है वो नॉर्मल है, हाँ लेती हूँ, सुनो। ठीक, ये नॉर्मल है ऐसा लगना, अगर नॉर्मल इंसान भी इसको पढ़े तो 2-4 चीजें तो उसको भी नजर आ जाएंगी, लेकिन ये सीरियस लेवल की होती है बात। कई बार तो आजकल हमारे फोन की वजह से लोगों को एडीएचडी की समस्या हो रही है, उनका ध्यान ही नहीं रुकता एक जगह पे। तो वो तो और भी रीजन हो सकते हैं कि उसको आपने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद करा दी हो, और भी चीजें हो सकती हैं। पुअर स्पीच, ऑब्वियसली बोलने में इनको दिक्कत होती है, इतनी अच्छे से नहीं बोल पाते। प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, अगर एक टाइम पे आपने कई स्टेप्स इनको बता दिए कोई काम करने के लिए, ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करूं कैसे करूं। अनयूजुअल वॉइस, वॉइस भी इनकी अजीब सी होती है नॉर्मल से। देखो वॉइस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा तो आपको मेरी आवाज से शायद पता भी लग रहा होगा, है ना, जबकि पिछले 5 साल से मैं इस फील्ड में हूं और बोलना मेरा काम है एक तरह से। नहीं रितिका, आप बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं है भाई। तो आपकी जो वॉइस है वो ब्रेन की गड़बड़ी को बता देती है। जैसे कई बार आप स्टैटर कर जाते हैं, नॉर्मल इंसान जो हकलाता नहीं है वो भी जब स्ट्रेस में होता है तो कई बार उसको हकलाना तुतलाना इस तरह की चीजें हो जाती हैं, है ना। अगर हम बात करें, हाँ एडीएचडी प्रॉब्लम है भाई। अगर हम बात करें अब मेंटल रिटार्डेशन के कॉजेस क्या है, ये बिहेवियर या ये सिम्टम्स तो हमने देख लिया, ये हमने कल भी बात की थी भाई, बिहेवियर में होगा, शरीर में होगा, या दिमाग में होगा, ये 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है मंताशा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो या तो व्यवहार में कुछ प्रदर्शित होगा, या फिर शारीरिक रूप से देख के पता लगेगा आपको बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेंटल लेवल पे आपको पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है आंचल। देखिए कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन इज कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इन दी प्रीनेटल और पोस्टनेटल स्टेजेस ऑफ लाइफ। भाई मेंटल रिटार्डेशन जो है वो उसके कई कारण हो सकते हैं, और ये कब होती है, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित कर दें नेगेटिवली, चाहे तो जब वो गर्भ में है जिसको प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, और दूसरा क्या है, दूसरा है पोस्टनेटल, जन्म के बाद चाइल्डहुड के समय तक यदि कोई समस्या हो जाए।
तो कई फैक्टर्स की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है जो मानव विकास को प्रभावित करेगा, चाहे वो गर्भ के समय हो या गर्भ के बाद में हो, चाइल्डहुड बाल्यावस्था तक हो। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, उनको समझते हैं। कुछ तो बीमारियां होती हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर है इन्फेक्शन एंड टॉक्सिकेशन। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए माँ को या बच्चे को तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में दिक्कत हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। इंटॉक्सिकेशन होता है कोई अल्कोहल पी ले, कोई और कहीं से कोई केमिकल लोचा हो जाए, जैसे लेड वगैरह, या जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे फिरोजाबाद का आपने सुना होगा, वहाँ चूड़ियां बनती हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा संभव है कि अगर वहाँ कोई प्रेग्नेंट लेडी काम कर रही है तो वो बच्चे का ब्रेन डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इंटॉक्सिकेट कर दें या तो आप किसी भी ड्रग से या फिर किसी भी एक केमिकल से, यदि आपके अंदर चला गया या फिर किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये सारी चीजें। हाँ, ठीक बात है वत्सला। तो इन्फेक्शंस एंड इंटॉक्सिकेशन में कॉज रिटार्डेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। यानी जो इन्फेक्शंस हैं, किसी भी वजह से हुआ इन्फेक्शन या फिर इंटॉक्सिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी वजह से यदि इन्फेंसी मतलब जब बच्चा छोटा है 1-2 साल का, यदि तब इन्फेक्शन हो जाए कोई बचपन में, जैसे दिमागी बुखार भी आ जाता था पहले लोगों को, उससे भी बहुत दिक्कत हो जाती थी। ठीक, या फिर कहीं से किसी केमिकल के उसमें आ जाए चपेट में, और गर्भाधान के समय भी ऐसा हो सकता है। मतलब ये जो 5-6 साल तक की उम्र होती है, हम कहते हैं ना बहुत कच्ची उम्र है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे बच्चे का बहुत ध्यान रखना, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, फिरोजाबाद से हूं मैं, हुमा कह रही हैं, सही है। द ब्रेन इज ऑल्सो स्पेशली ससेप्टेबल टू माल फॉर्मेशन थ्रू इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, बच्चे का जो ब्रेन है वो ससेप्टेबल हो जाता है, वो ग्रहण करने के ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है कि बच्चे का माल फॉर्मेशन हो जाए, ब्रेन ठीक से डेवलप ना हो पाए शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं गर्भाधान के, उस समय। तो उस टाइम पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है माँ का। ठीक है, नेक्स्ट चीज, तो कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी इंटॉक्सिकेशन, इनको हम समझेंगे अभी एक एक करके। इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन हो कौन से सकते हैं, जैसे रुबेला वायरस सुना होगा आपने, एक वायरल डिजीज है, रेड उसमें वो हो जाते हैं, और इससे भी अगर रुबेला हो गया तो बच्चे को हो जाएगी दिक्कत। मतलब अगर माता को हो गया तब भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है यदि प्रेग्नेंट लेडी है तो रुबेला हो गया, इन्फेक्शन या वायरल डिजीज है अपने आप में। सिफिलिस एक डिजीज है जो मेजर कॉज है किसका, मेंटल रिटार्डेशन का। मतलब सिफिलिस बेसिकली क्या कहें कि सेक्सुअल रिलेशंस की वजह से होती है, और कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम है एक बार हो जाए तो बिल्कुल आगे संभावना है कि बच्चे को भी हो जाएगी, स्पेशली अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाती है तो आगे बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन निश्चित है एक तरह से। एल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करना, मदिरापान, ठीक, बहुत ज्यादा से, हाँ उपदंश बोलते हैं मतलब इसको, हाँ एसटीडीज में आ जाएगी ये। और अल्कोहल की यदि हम बात करें, इवन कई तो मतलब ऐसे साइकोलॉजिस्ट नहीं, आई थिंक नीचा और समवन डाइड फ्रॉम सिफिलिस समथिंग समथिंग, पता नहीं एग्जैक्टली नाम याद नहीं है मेरे को। अल्कोहल की यदि हम बात करें, मीजल्स, एग्जैक्टली खसरा, रुबेला, ये बिल्कुल सही बात है। जितना अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन या प्रेगनेंसी के समय पे अल्कोहल का सेवन, फीटस कहते हैं ना जो बच्चा गर्भ में होता है, उसको, भ्रूण को, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है नेगेटिवली। लेड पॉइजनिंग, लेड आपको पता है केमिकल होता है एक, जो आपकी पेंसिल में भी पाया जाता है, इवन और भी कई चीजों में जो ये आपके फ्लूइड आते हैं, आई थिंक इन सब में लेड पाया जाता है। पानी में मिक्स हो जाना लेड का, या किसी भी फॉर्म में बॉडी में अगर लेड जाएगा, केमिकल है, तो ब्रेन का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। मीनिंजाइटिस बोलते हैं दिमागी बुखार को, उसकी वजह से भी हो सकता है, जो दिमाग पे असर है, ये जो आपका क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है, ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी, कई बार क्या होता है माता का जो ग्रुप ब्लड ग्रुप है, कुछ कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, उनका जैसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया, अगर बच्चे के साथ इनकम्पैटिबल है, मैच नहीं हो रहा, तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, हो सकता है बच्चे का ब्रेन ठीक से डेवलप ना हो पाए। तो आजकल तो खैर इसके लिए बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। और नहीं, ये देखो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, या तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ के साथ हुई हो तब बच्चे का ब्रेन खराब हो सकता है, या फिर जन्म के 6 साल तक लगभग जो चाइल्डहुड वाला पीरियड है, तो दोनों ही, प्री नेटल और पोस्ट नेटल। प्री नेटल गर्भाधान के समय या तो कोई दिक्कत हुई हो, या जन्म के कुछ साल बाद छोटे बचपने में हो गई हो दिक्कत। एक बार ब्रेन डेवलप हो जाए ठीक से फिर थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, पेट्रोल में भी रहता है लेड, बहुत बढ़िया। लेड पॉइजनिंग हो गया। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें अगर कंपैटिबिलिटी ना हो, फादर का ब्लड ग्रुप आ जाए बच्चे में या कुछ समथिंग समथिंग, तो कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है बच्चे के ब्रेन को। ठीक, ये कॉन्सेंग्विनिटी बोलते हैं, हाँ कॉन्सेंग्विनिटी बोलेंगे। ये होता है कि ब्लड रिलेशंस में यदि शादी हो जाए तब भी प्रॉब्लम आना पॉसिबल है। ब्लड रिलेशंस में अगर सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं या बच्चा होता है तो वहां पे भी प्रॉब्लम है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए। पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है, हाँ ग्रेफाइट होता है, लेड भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो होता है, बाकी किसी मटेरियल में जाएगा लेड। ठीक है, तो तभी तो बोलते हैं ना वो प्रेगनेंसी या बच्चे की जो अगली 4-5 साल तक की उम्र है वो बहुत ध्यान रखने वाला टाइम है। एज ऑफ द मदर, माँ की जो उम्र है, 20 साल से कम की उम्र और 35 साल से ज्यादा की उम्र में यदि प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे के रिस्क के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। हाँ मैगी में भी पाया गया था एग्जैक्टली, अभी तो पता नहीं क्या सीन है, नहीं रहता है पेंसिल में। ठीक है, पेंसिल में नहीं होगा, मैगी में मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों में होता है अलग अलग, हाँ पेंट में होता है लेड, एग्जैक्टली हाँ। ठीक, तो एज ऑफ मदर यदि 20 साल से कम है या 35 साल से ज्यादा है तो रिस्क है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और माता को भी। ठीक है, ये एक बात है। सीमा जी आप मेल कर दीजिए, मैं देख लेती हूँ क्या पूछना है आपको, अभी पूछ लीजिए, मैं अगर जवाब दे पाऊंगी तो तुरंत दे दूंगी। ट्रॉमा एंड फिजिकल एजेंट्स, यानी कोई ट्रॉमा लग गया हो, भाई गर्भाधान के समय कई बार हो सकता है किसी की ऐसी डेथ या कोई ऐसी चीज देख ली हो, या कुछ जब भी बोलते हैं एकदम खुश रहना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें देखनी चाहिए ये वो, ठीक, या बच्चे को छोटी उम्र में कोई ट्रॉमा लग गया हो तब भी प्रॉब्लम है। कोई कह रहा है पेंसिल तो मैं खा भी लेती थी, नहीं अब मत खाना।
फर्स्ट टाइम है नरेंद्र, बहुत बढ़िया। तो कोई ट्रॉमा किसी भी वजह से या तो जन्म से पहले माँ को या फिर बच्चे को, फिजिकल एजेंट्स, कई बार शारीरिक रूप से कोई दिक्कत हो गई हो, कोई एक्सीडेंट, कुछ समथिंग समथिंग, तो वो उसमें भी आ जाएगा। अभी ऐश्वर्या रॉय है 47 की एज में प्रेगनेंसी। यार इनका तो मतलब नॉर्मल केस की बात हो रही है ना, इन लोग को इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन से लेके और हर चीज़ का मतलब इनका तो काम ही है ना बॉडी को संभाल के रखना एक तरह से। तो एक्सेप्शंस को अगर हटा दें और नॉर्मल केस की बात करें तो 20 साल से कम उम्र और 35 से ज़्यादा में दिक्कत हो सकती है। इन लोग के पास दुनिया की जो भी टॉप टेक्नोलॉजी से लेके और खाने से लेकर हर तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनको तो हम लोग को मतलब नॉर्मल केस में काउंट नहीं करना चाहिए, है ना। कि जैसे नॉर्मल इंसान को लगता है ना, अभी मैं कल कोई मूवी देख रही थी, शायद वो मिमी आई थी, थोड़ी सी देखी मैंने, तो वो बोलती है कि कहीं मेरा फिगर तो खराब नहीं हो जाएगा प्रेगनेंसी से, तो वो डॉक्टर कहती है शिल्पा शेट्टी का हुआ क्या। तो तो नॉर्मल जनता अगर ये सोचे कि उसका नहीं हुआ तो हमारा नहीं होगा कुछ, तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी टॉप क्लास डॉक्टर्स से लेकर पता नहीं। और फिर हमें नहीं पता कौन क्या सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, जो बॉडी हम देखते हैं इवन मेल्स में भी, वो कितनी रियल है हमें नहीं पता, क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, है ना। तो वहाँ पे नॉर्मल इंसान को एटलीस्ट इनको आइडलाइज नहीं करना चाहिए, स्टार्स जिनको हम बोल रहे हैं सो कॉल्ड, जो कि एक्टर्स तक सीमित रहें तो अच्छा है ना। तो वो एक चीज़ है। हाँ, मैंने थोड़ी सी देख पाई हूँ, मैं पूरी तो नहीं देख पाई। तो इन सब चीज़ों से मतलब हम बिल्कुल ये नहीं मानेंगे, हम नॉर्मल इंसानों की बात कर रहे हैं, जिनकी नॉर्मल एज होती है, जिनकी नॉर्मल लाइफ होती है, जिनमें स्ट्रेस भी होता है, उस लेवल का प्रोटीन, वैसे हमें भी ध्यान रखना चाहिए अपना, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान या बहुत हाई लेवल की गाइडेंस कई बार नहीं मिल पाती। आपको अपनी नॉलेज को अच्छा करना चाहिए पढ़ के, या जो भी अच्छे फ्रूट्स वगैरह जो भी हम खा सकते हैं, बट उस लेवल का ध्यान जनरली नहीं रखा जाता जो ये लोग रख लेते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में क्या होता है बेसिकली कि माल न्यूट्रिशन के चांसेस, माँ को यदि प्रेगनेंसी के दौरान फाइबर वाली प्रोटीन रिच डाइट ना मिले तो क्या होगा, बच्चे को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकती है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ी समस्या है हमारे जैसे देश में, इसको कुछ बोलते हैं ना, कुपोषण का शिकार बन जाएगा बच्चा, कुपोषण का शिकार बन जाएगा। और इसकी वजह से एक वो बीमारी होती है क्वाशियोरकर बोलते हैं उसको, है ना। एग्जैक्टली नवनीत, क्वाशियोरकर बोलते हैं। मतलब यदि गर्भाधान के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान माँ को फाइबर रिच, प्रोटीन रिच अच्छी डाइट नहीं मिली तो क्या होगा, बच्चे के ब्रेन पे फर्क पड़ सकता है। हाँ, क्वाशियोरकर होता है, ठीक है। या खाने के जब जन्म होता है बच्चे का, उसको कुछ साल तक अगर उसके डेवलपमेंट के समय पे उसे अच्छी डाइट ना मिले तो पतला दुबला अजीब सा रह जाएगा, ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। आपने देखा भी होगा जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे होते हैं, कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपको लग रहा है ब्रेन अजीब सा डेवलप हो गया या बिल्कुल एक हड्डी हो चुके हैं, क्योंकि कुपोषण है, पोषण ठीक से नहीं मिला। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एनोमलीज। इसमें क्रोमोसोमल एनोमलीज या प्रॉब्लम्स में क्या होता है, भाई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और भी 70 सिंड्रोम होते हैं। कहाँ से करूँ, स्पेशल एजुकेशन के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे से पढ़ो, स्पेशल एजुकेशन की जो एनआईओएस या इग्नू की बुक्स हैं उनको पढ़ो, क्या दिक्कत है, इंटरनेट पे सब मिल जाएगा। हाँ, पूरी बॉडी पतली हो जाती है, पेट निकल जाता है, क्वाशियोरकर में एग्जैक्टली। ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल एनोमलीज में क्या है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जीन्स के कारण कोई एक समस्या हो गई, मान लो जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ये दोनों पूछे जाते हैं इसलिए ये दोनों मैं आपको करा दूंगी। डाउन सिंड्रोम हमने अभी डिस्कस किया था और टर्नर सिंड्रोम हम अभी कर लेंगे। मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में न्यूट्रिशन अगर अच्छा ना मिले तो मेटाबॉलिज्म खराब होगा, जिससे माल न्यूट्रिशन की शिकायत आएगी। समझते हैं आप कुछ चीज़ों को, भाई अगर ये मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ठीक से ना मिले तो इस तरह की बीमारी हो सकती है। जैसे ये क्वाशियोरकर है, भाई नॉर्मल बॉडी होती है ऐसी कि एक प्रोपोर्शन है, क्वाशियोरकर में क्या होगा, पेट निकल गया, पूरी बॉडी बिल्कुल पतली हुई कोई है, तो ये माल न्यूट्रिशन का शिकार होने की वजह से क्वाशियोरकर होती है। नॉर्मल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ब्रेन भी ठीक से डेवलप नहीं होता, बॉडी भी ठीक से डेवलप नहीं होती, बच्चा एट पार नहीं रहता, अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं ठीक से चीजें कर पाता। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम ये क्रोमोसोमल में आएगा, जैसे डाउन सिंड्रोम हमने किया, 21वें गुणसूत्र में समस्या होने के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से ना ब्रेन ठीक से वर्क करेगा, ना बॉडी ठीक से वर्क करेगी, चपटा सा फेस हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम जनरली सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम ओनली फीमेल सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। द कॉमन फीचर ऑफ टर्नर सिंड्रोम आर शॉर्ट स्टेचर, मतलब जो कदकाठी है वो छोटी रहेगी, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिज्म, बचपन में ही अगर दिक्कत किसी तरह से हो गई हो, सेक्सुअली अब्यूज हुआ हो किसी भी तरह से, इनकम्प्लीट ओवेरियन डेवलपमेंट, ओवरी का ठीक से डेवलप ना हो पाना, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज एंड एल्बो डिफॉर्मिटीज, हार्ट ठीक से, हार्ट में भी प्रॉब्लम, एल्बो डिफॉर्मिटीज, ये जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन है वो ठीक से ना होना, ये सब टर्नर सिंड्रोम में फीमेल्स में होता है ना, किसी भी अब्यूज के कारण, या फिर कदकाठी छोटी रह गई, या फिर इस तरह की चीजें, ओवरी ठीक से डेवलप नहीं हुई, तो इनको आगे भी दिक्कत आएगी। क्वाशियोरकर एडोलेसेंस की ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है भाई। सीमा जी, स्पेशल एजुकेशन कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती हैं, स्पेशल एजुकेशन के लिए तो हमने अनाउंस ही नहीं किया कोर्स आज तक, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी। टीचर्स शुड फोकस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग अडेप्टेशंस दैट। अब बात आती है मैं और आप क्या करें एज अ टीचर, क्लासरूम में जब आप पढ़ाने जाएंगे, या आज हम समझ रहे हैं, तो क्या करें हम बच्चों के लिए, ये बताओ। हाँ, बच्चों के लिए क्या करें ये बताओ। ओह गॉड, देखो, टीचर्स शुड फोकस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग अडेप्टेशंस। टीचर्स को कौन सी स्ट्रेटजीज या तरीके अपनाने चाहिए ऐसे बच्चों को डील करने के लिए। देखिए, एंश्योर अटेंशन टू रेलिवेंट टास्क डिमांड्स। भाई आपको अटेंशन देनी है बच्चे को, जब आपने कोई टास्क दिया है तो जो भी टास्क की अटेंशन की डिमांड है, आप बच्चे को वो अटेंशन भी दे पाएं और उससे वो काम करा पाएं। ठीक है जी। फिर है
टीच वेज टू लर्न कंटेंट वाइल टीचिंग कंटेंट इटसेल्फ। मतलब आप ये भी सिखाओ कि इसको सीखा कैसे जा सकता है। जब आप पढ़ा रहे हैं तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। मल्टीपल वेज बताओ बच्चे को, करा देंगे मिलके। फिर है फोकस ऑन कंटेंट दैट इज मीनिंगफुल टू स्टूडेंट्स टू प्रमोट लर्निंग एंड फैसिलिटेट एप्लीकेशन। यानी आपका जो फोकस है वो मीनिंगफुल कंटेंट डिलीवरी में होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है ठीक से सीख पाए, उनकी लाइफ से जोड़ दो चीजों को, आसानी से सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड ट्रेनिंग दैट क्रॉसेस मल्टीपल लर्निंग एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दो बच्चे को। ट्रेनिंग दो उसको, क्योंकि धीरे सीखता है तो धीरे धीरे सिखाओ, उस तरह से ट्रेन करो, उस तरह के गैजेट्स या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। या फिर ध्यान रखिए दीक्षा, ठीक, एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग एनवायरमेंट में जैसे भी पॉसिबल हो, नेचुरल में सीख पाए तो नेचुरल में, कंट्रोल एनवायरमेंट में सीख पाए तो कंट्रोल में सिखाओ, ठीक। फिर है ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। आप बच्चे को अवसर दो कि जब लर्निंग प्रोसेस चल रही हो तो उसका भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, उसके भी विचारों को सुना जाए, जिस भी फॉर्म में हो सके उसको भी एक्टिविटी करा के इन्वॉल्व रखो। ऐसा ना हो कि बाकी बच्चे तो सीख रहे हैं और वो बेचारा बैठा हुआ है, आपने उस पर फोकस ही नहीं किया, है ना। तो आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। सीमा जी करियर में ट्राई कर सकते हो, एक बार मैं कोशिश करूंगी अगर चीजें हो पाती हैं तो। ये बेसिक बेसिक बातें थी जो आज हमने डिस्कस की। अब किसी को किसी भी बात में आज का जो भी डिस्कशन हमने किया है, अब तक का जो भी डिस्कशन किया है, डाउट हो तो बता दो। कल मैं कोशिश करूंगी, अभी लोकोमोटर डिसेबिलिटी आपकी रहती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज आपकी रहती है, डिस्लेक्सिया वगैरह, बड़ा चैप्टर है अपने आप में। कल अगर स्पेशल क्लास लगवा करके कोई भी 2 घंटे के समय में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपकी क्लास ले लूंगी, है ना, ताकि ये खत्म हो जाए। सेपरेट नहीं करना आपको, बच्चे को इंक्लूड करना है एक्जैक्टली, बावजूद कोई भी समस्या हो उसको। ठीक है बात। नहीं, कैंसर हमेशा जेनेटिक नहीं होता। आजकल तो कैंसर के तो बहुत सारे कॉजिंग फैक्टर्स हैं ना। नोट्स बनाओ अपने हाथों से, सितंबर से तो पहले अगस्त लास्ट तक कोशिश रहेगी खत्म हो जाए। हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है मोहित। मैं होती नहीं हूँ सीमा वहाँ, बट अगर टीम मुझे कांटेक्ट करेगी तो मैं कोशिश करूंगी, अगर हो पाए तो मिल सकती हूँ। हाँ, टॉपिक ये थोड़ा सा रिवाइज करने वाला है, इसमें कई सारे टर्म्स हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, इसमें आई थिंक ज़्यादा हो जाते हैं, 45 आई थिंक क्रोमोसोम का नंबर होता है। और बताओ, साथ साथ बनाता हूँ रेड ब्लू कलर से, बहुत बढ़िया जी। सीटेट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, सीटेट में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। पढ़ लो, नुकसान थोड़ी है पढ़ने से, पढ़ लो पढ़ लो। और रिवाइज भी करो इनको, पढ़ पढ़ के, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ तो आप बहुत कुछ लेंगे, बट रिवाइज कितना किया वो भी मैटर करेगा, साथ साथ रिवाइज करो। पीआरटी कट ऑफ 125 से ऊपर ही जाती है। बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बढ़ेंगे भी। अभी पहले कर तो लो सिलेबस पूरा, और फिर उसमें समझो चीज़ों को। सिलेबस के भरोसे मत रहो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोशिश ये करो, टीचर्स भी अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस ऐड करके सारी चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं, बट कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। कई बार जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होते हो, आपको पता लगता है ये नई नई चीज़ें, उनको अलग से एक नोटबुक बना लो जो प्रीवियस ईयर पेपर से नया जानने को मिल रहा है, उसमें लिखो। ठीक है जी। हाँ हाँ, यूट्यूब पर करा दूंगी मैं प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मत लो। 44 ओके। टाइमिंग तो बढ़ा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। टाइमिंग सीटेट की नहीं बढ़ेगी, सीटेट की टाइम क्यों बढ़ाएंगे, रुक, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, बस पेपर ऑनलाइन जाएगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज तो बस आप लोगों का मतलब वो कह लो कि आप लोग परेशान हो जाते हो छुट्टी पे, नहीं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बट क्लास लेना शुरू की तो हो ही गया मैनेज, नहीं तो मुझे लग रहा था कहीं बीच में गड़बड़ ना हो जाए। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कल क्लास, कोशिश क्या, मैं लगवाई दूंगी क्लास आपकी कल, और 1-2 घंटे की 1.5 घंटे की, ये वाला टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं। वैसे तो सैटरडे छुट्टी होगी, बट मैं करा दूंगी, इसी महीने खत्म हो जाएगा मोहित। आप कौन से बैच में मोहित, उस पर डिपेंड करता है कि कोर्स कब खत्म होगा। चलिए फिर, ध्यान रखिए, ओके।